हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीएम फिटनेस। आज हम बात करेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट नंबर 2 जो है फैट्स। फैट्स हमारे शरीर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे हम बॉडी फंक्शनिंग से रिलेटेड बात करें, चाहे एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी बात करें जो हमारे को ट्रेनिंग करते हैं तब, या सिंपल वर्ड्स में वो एज अ गेट कीपर भी काम करते हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स के लिए कि वो अपना फंक्शनिंग प्रॉपर कर पाएँ। वो सॉलिड फॉर्म में भी पाए जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी पाए जाते हैं। उनको कई बार हम लिपिड्स भी रेफ़र करते हैं। फैट भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कंटेन करता है, लेकिन इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है या चेन्स कम होती हैं। तो जो हार्डनेस और मेल्टिंग पॉइंट होता है फैट का, डिफरेंट फैट्स का, वो डिपेंड करेगा कि कार्बन चेन की लेंथ कितनी लंबी है और फैटी एसिड्स का सैचुरेशन लेवल क्या है। फैटी एसिड जो होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फैट होते हैं, जैसे कि प्रोटीन का अमाइनो एसिड्स होते हैं। वैसे ही जैसे ही हम कोई फ़ैट इंटेक करते हैं तो ब्रेकडाउन किस में होता है, फैटी एसिड्स में। जैसे फ़ैट एक बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जिसमें मिक्सचर ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल कंजिस्ट करता है, जिसको हम ग्लिसरॉल कहते हैं। फैट होता है बॉडी में, वो ज़रूरी नहीं सिर्फ एडिपोज टिश्यू में हो। एडिपोज टिश्यू, जैसे मैंने पिछली वीडियो में कार्बोहाइड्रेट में समझाया था, जब लिवर और मसल ग्लाइकोजन फुल हो जाते हैं तब जो एक्सेसिव ग्लाइकोजन होता है वो एडिपोज टिश्यू में जाके स्टोर होता है। तो एडिपोज टिश्यू सिर्फ अपना एक्सेसिव स्टोरेज नहीं करता फैट का, उसका और भी एक काम है। उसके अंदर एसेंशियल फैट्स भी पाए जाते हैं उसकी सेल वॉल्स में। तो एडिपोज टिश्यू कहाँ पाया जाता है, बेसिकली उसकी लोकेशन क्या होती है, उसकी लोकेशन होती है हमारे स्किन के जस्ट नीचे, जिसको सबक्यूटेनियस फैट कहते हैं, और सराउंडिंग इंटरनल ऑर्गन जिसको विस्करल फैट कहते हैं। इसको अपन मेजर कैसे करते हैं, इट इज़ मेजर्ड एज बॉडी फैट परसेंटेज। तो इसके कई फंक्शंस भी होते हैं, लाइक वो हमारी बॉडी को वार्म रखने में भी मदद करता है, एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह भी मदद करता है, प्लस एक इमरजेंसी एनर्जी रिज़र्व की तरह काम करता है। तो आप ये मत सोचिए कि आप जो फैट इंटेक करेंगे वो एडिपोज टिश्यू में ही जाके हमेशा स्टोर होएगा। बात करते हैं कैटेगरीज ऑफ फैट्स की। पहला है ट्राइग्लिसराइड्स। जब भी हम किसी फैट की बात करते हैं, जनरली एक लेमन लैंग्वेज में हम ट्राइग्लिसराइड्स पे बात करेंगे। तो ट्राइग्लिसराइड जो फैट होता है बड़ा कॉमन होता है, वो बहुत प्लांट और एनिमल फूड्स में पाया जाता है। तो फैटी एसिड्स कई प्रकार के हो सकते हैं, डिपेंड करता है उनकी लेंथ पे, चाहे वो शॉर्ट है, लॉन्ग है, मीडियम है, या उसका लेवल ऑफ सैचुरेशन, चाहे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, जो अभी हम थोड़ी देर में और डिस्कस करेंगे। तो ट्राइग्लिसराइड में क्या होता है, 3 फैटी एसिड्स कनेक्टेड होते हैं एक ग्लिसरॉल की बैकबोन से। सेकंड है फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स को अगर लेमन लैंग्वेज में कहें तो मिक्स फैट भी कह सकते हैं। इसमें साइंटिफिकली क्या होता है, जैसे ट्राइग्लिसराइड्स में से एक फैटी एसिड को रिमूव करके एक सब्स्टिट्यूट करा जाता है फॉस्फेट ग्रुप का, तो जिससे एक फॉस्फोलिपिड्स बनता है। तो फॉस्फोलिपिड्स एक लेमन लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ तो वो एक वाटर फ्रेंडली हो जाता है फैट। जैसे फैट जनरली मिक्स नहीं होता पानी में आसानी से, जिसको हम हाइड्रोफोबिक कहते हैं, लेकिन जब उसमें एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया जाए एक फैटी एसिड को निकाल के, तो फॉस्फोलिपिड्स बन जाते हैं जो पार्शली मिक्स हो पाते हैं पानी में। जो फैट होता है मिक्स हो पाए पानी में ताकि फूड प्रिपरेशन में हेल्प हो या सप्लीमेंट्स में। इसका प्राइम एग्जांपल ऐसे देख सकते हैं, सोया लेसिथिन होता है, एक इंग्रेडिएंट होता है, अगर आपने वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स में देखेंगे नीचे, तो वो एक मिक्सिंग एजेंट की तरह काम करता है जो उसमें डला हुआ होता है वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स में। थर्ड बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रॉल एक फ़ैट होता है जो ह्यूमन और एनिमल बॉडी में सैचुरेटेड फैट से बनता है। तो इसकी जो लोकेशन होती है, प्रेजेंट होता है बॉडी में, ये लिपोप्रोटीन्स में पाया जाता है। लिपोप्रोटीन्स होते हैं लिपिड्स, और मतलब लिपिड्स फैट एंड प्रोटीन के कॉम्बिनेशन को लिपोप्रोटीन्स कहते हैं। ये ब्लड के अंदर होता है, इसका काम होता है ट्रांसपोर्ट करना फैट को बॉडी में। और इन फूड
कोलेस्ट्रॉल जनरली पाया जाता है एनिमल फैट्स में, एनिमल फैट्स लाइक चिकन, बीफ वगैरह वगैरह, एंड ऑर्गन मीट्स एंड सी फूड्स। वो प्लांट फूड्स में नहीं पाया जाता, उनमें कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। लाइक सनफ्लावर ऑयल ले लो आप, सफोला ऑयल ले लो, ऑलिव ऑयल ले लो, कोकोनट ऑयल ले लो, उनमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। तो सारा कोलेस्ट्रॉल, ये कहना भी गलत है कि कोलेस्ट्रॉल बैड होता है बहुत। कोलेस्ट्रॉल के कई इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी होते हैं बॉडी में, लाइक मेकिंग सेक्स हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड सो ऑन। तो लिपोप्रोटीन्स भी दो टाइप के होते हैं। तो पहला होता है LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसको हम कई बार बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं या सुनते हैं। तो ये क्या करता है LDL, ये हमारे फूड को जो एब्जॉर्ब हो गया है उससे जो फैट निकला उसको कैरी करता है लिवर से ले जाके बॉडी सेल्स में। वहाँ पे बॉडी सेल्स क्या करते हैं, इसको अनलोड करते हैं फैटो कोलेस्ट्रॉल को, और वो अपने हिसाब से इसको यूज़ कर लेते हैं। तो ये इसकी जो डेंसिटी होती है बड़ी लो होती है, जिसकी वजह से बहुत स्टिकियर पदार्थ होता है, एक तरह का स्टिकी होता है, जिसकी वजह से आर्टरी वॉल्स में हमारी चिपक जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक, ब्लॉकेज एंड सो ऑन का ख़तरा बढ़ जाता है। वहीं अगर HDL की बात करें, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन की बात करें, जिसको गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं या सुनते हैं, तो वो क्या करता है, वो इस जो अनयूज्ड फैट होता है ना, उसको बॉडी सेल से वापस लिवर में भेज देता है। जब वहाँ से आके लिवर में वो जो अब लिवर का काम क्या हो जाता है, वहाँ पे आके जो अनयूज्ड होता है ना, जो वेस्ट होता है उसको एज वेस्ट प्रोडक्ट निकाल देता है बॉडी से, एज बाइल। बाइल एक येलो ग्रीन लिक्विड होता है जो फैट को डाइजेस्ट करता है। तो इसकी जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है, तो ये चिपकता नहीं है और ये क्लियर कर देता है कोलेस्ट्रॉल को ब्लड से, और जिसकी वजह से जो हार्ट अटैक, ब्लॉकेज और सो ऑन की प्रॉब्लम्स हैं उसके जो चांसेस हैं वो काफ़ी रिड्यूस हो जाते हैं। अगर हम सारे टाइप्स ऑफ फैट जो अभी हम डिस्कस करेंगे उसको हम प्रॉपर लिमिटेड क्वांटिटी में अपनी डाइट में कंज्यूम करते हैं तो प्रॉपरली बॉडी फंक्शन में काम करेगा, प्लस उसके जो भी अपने हार्मोन रिलेटेड एक्टिविटीज़ में भी उसका जो सिग्नल पहुंचाने से लेके जो भी एक्स्ट्रा काम है वो सब करेगा। तो वो तभी स्टोर होएगा जाके एडिपोज टिश्यू में जब अपन उसको एक्सेसिव क्वांटिटी में लेंगे। तो एक्सेसिव तो हर चीज़ का ख़राब है, चाहे अपन कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, चाहे प्रोटीन की बात करें, चाहे फैट की। तीनों केस में एक बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हों चाहे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हों, दोनों को एक प्रॉपर बैलेंस क्वांटिटी में प्लस क्वालिटी में लेना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स की। वो दो प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। पहले बात करते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की। सैचुरेटेड फैटी एसिड जनरली एनिमल फैट्स में पाए जाते हैं, जैसे कि बटर, घी, एग योक एंड सो ऑन, जो बेसिकली हार्ड होते हैं रूम टेम्परेचर पे भी, जो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे भी। वो सॉलिड क्यों होते हैं, अगर साइंटिफिकली उसको मैं समझाऊँ तो इनमें जो कार्बन चेन के बॉन्ड्स होते हैं ना, वो हाइड्रोजन से जुड़े हुए होते हैं, वो उसमें जगह नहीं होती कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाने की, तो जिसकी वजह से वो फुल हो जाता है बिल्कुल। एक इसको हम बैग एग्जांपल ले सकते हैं, एक बैग का। ऐसे अपन शॉपिंग करके आ रहे हैं तो हमारा जो कैरी बैग है वो फुल हो गया बिल्कुल, उसमें कोई जगह ही नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो गई बिल्कुल, उसमें कुछ मोड़ नहीं सकते, टांगने में दिक्कत आएगी एंड सो ऑन, तो वो हार्ड हो जाता है ना बिल्कुल। तो वैसे ही सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, वो हार्ड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। इसमें एक्सेप्शन क्या है, फ़िश ऑयल। तो फ़िश बेसिकली उसके अंदर वो उतना हार्ड क्यों नहीं रहता रूम टेम्परेचर पे, बिकॉज उसके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा है, मतलब उसके अंदर कार्बन के बॉन्ड्स हैं, उसमें मतलब थोड़ी सी स्पेस एम्प्टी है, अगर लेमन लैंग्वेज में समझाऊँ मैं। और सैचुरेटेड में स्पेस एम्प्टी नहीं होती, वो बहुत जुड़े हुए होते हैं, उसमें कार्बन हाइड्रोजन एक साथ जुड़े होते हैं, उसमें कार्बन बॉन्ड्स नहीं होते। तो अनसैचुरेटेड में जस्ट इसका वाइज़ा वर्सा होता है, इसमें एम्प्टी स्पेस होती है, कार्बन बॉन्ड्स होते हैं, फिर थोड़ा सा स्पेस हो जाता है, तो उसको वो
अगर मैं लेमन लैंग्वेज समझाऊँ तो रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड बन जाता है फैट। जैसे प्लांट ऑयल की जो भी हम बात करते हैं, जो भी हम घर में यूज़ करते हैं, सफोला, ऑलिव ऑयल, इसमें एक्सेप्शन है कोकोनट ऑयल अब, तो वो हार्ड हो जाता है कोल्ड टेम्परेचर्स में। क्यों? क्योंकि उसमें सैचुरेटेड फैट की प्रॉपर्टीज़ थोड़ी ज़्यादा होती हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसको आप ऐसे समझिए, सैचुरेटेड कम्प्लीटली फिल, अनसैचुरेटेड थोड़ा सा एम्प्टी। ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, म्यूफा एंड प्यूफा। जैसे मैंने बताया, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में लेस हाइड्रोजन होता है, उसमें स्पेस होती है। तो मोनो मीन्स सिंगल, तो जैसे उसमें म्यूफा के अंदर एक एम्प्टी स्पेस होती है, जो कार्बन चेन होती है उसमें 9th पोजीशन में, जिसको हम लेमन लैंग्वेज में ओमेगा 9 कहते हैं फैटी एसिड्स। और प्यूफा में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 होता है, जो उसमें एम्प्टी स्पेस होती है वो एक होती है 3rd पोजीशन में कार्बन चेन के बॉन्ड्स में, एक होती है 6th पोजीशन में। तो अगर मैं समराइज़ करूँ तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ओमेगा 9, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6, जो पॉली में आए ओमेगा 3 और ओमेगा 6। तो इन चारों को हमारी डेली रूटीन डाइट में जो फैट का रेशियो हम डिसाइड करेंगे या समझेंगे आने वाले सीरीज़ में, तो हमारे को चारों को लेके चलना है। क्यों लेके चलना है? क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ने सबका एक इम्पॉर्टेंट रोल है बॉडी फंक्शनिंग में, सेल फंक्शनिंग में, बीएमआर में, जो अपने हार्मोन सिग्नलिंग है उसके अंदर भी इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। हाँ, एक्सेसिव नहीं लेना है, तभी तो हम समझेंगे कि कितना रेशियो लेना है। मेन चीज़ तो और आगे काम आएगी, लेकिन अगर बेसिक समझ जाएंगे हम, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का है, जैसे अगर फ़ैट की बात करूँ तो उसका रोल क्या है माइक्रोन्यूट्रिएंट में, तो फैट सॉल्युबल जो विटामिन्स होते हैं जैसे ए, डी, ई, के, तो उनके एब्जॉर्प्शन में ही मदद करता है ये फ़ैट, जो फैट है माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो। तो ऐसा नहीं है कि फ़ैट एक विलन है, वो अपने किसी काम का ही नहीं है, हमारे को हमेशा हमारे शरीर को नुकसान ही पहुंचाएगा, नहीं, उसकी भी एक महत्वता है, हर एक चीज़ की महत्वता है। तो मैं जैसे शुरू से बोलता आया हूँ, लास्ट तक बोलता रहूँगा, हर चीज़ को बैलेंस वे आउट में रखना बहुत ज़रूरी है। आप ज़रूर, अगर जो मेरे सारे वीडियोज़ हैं, अगर उनके आप नोट्स बनाएंगे तो आप आगे चल के ज़रूर देखेंगे कि मैं सबको कैसे इंटरलेट कर दूंगा एक दूसरी चीज़ से, एक दूसरे से कैसे इंटरलेट करके आपके सामने एक पिक्चराइज़ कराऊंगा, आपसे इमेजिनेशन पिक्चराइज़ कराऊंगा बेसिकली, जिसको आप प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट कर पाएंगे अपने न्यूट्रिशन प्रोग्राम से कह लीजिए, चाहे अपने एक्सरसाइज प्रोग्राम से कह लीजिए। अगर आज मैं बिना बेसिक क्लियर करे डायरेक्ट आपको डाइट बता दूँ या एक्सरसाइज प्रोग्राम्स डिज़ाइन बता दूँ बने बनाए, लेकिन आपको अगर उसका बेसिक ही समझ में नहीं आएगा तो आप हमेशा मुझ पे डिपेंड रहेंगे। तो मेरा ये मकसद नहीं है, मेरा मकसद है आप मुझ पे डिपेंड नहीं रहें, आप इंडिपेंडेंट बने, आप खुद की बॉडी को पहचानना सीखें। तो इसी वजह से मैं जहाँ तक हो सके टॉपिक दर टॉपिक कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ मुझे लगता है कि कुछ छूट जाता है तो मैं पहले उसको कवर करने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। या ऐसा ही मेरा मानना है कि यही सही तरीका रहेगा। अगर आपको मुझ पे डिपेंडेंट या किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होना, मैं टीचर की तरह अगर आप देखेंगे और एक स्कूल की तरह इस फील्ड को समझेंगे तो आप ज़रूर पेशेंस रख पाएंगे और इसका बेनिफिट भी पा पाएंगे। क्योंकि देखो, पेशेंस और कंसिस्टेंसी से ही सारा खेल होगा। अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे, सोचेंगे कि यार ये कौन से टॉपिक्स हैं, हम तो पढ़ाई थोड़ी कर रहे हैं, हमारे को तो सीधा डायरेक्ट डाइट बता दो और एक्सरसाइज बता दो, डेट्स ओवर, नहीं, हमेशा उसको बेसिक को क्लियर करें। आप एज अ टीचर समझें मेरे को, मैं आपको सिर्फ पाथ दिखा रहा हूँ। अब जो भी मैं नॉलेज दे रहा हूँ आपको, आप उसके नोट्स बनाओ, फिर उसको आगे चल के अपन एग्जीक्यूशन में डालेंगे। क्योंकि देखो, डायरेक्ट फर्स्ट गियर से 5th गियर नहीं जाती ना गाड़ी, स्टेप बाय स्टेप चलना ज़रूरी है, इसलिए मैं ऐसे चल रहा हूँ। मेरे को ज़रूरी था ये क्लियर करना बात को, इसलिए मैंने इस वीडियो के लास्ट में ये बोला। ठीक है गाइस, आज के वीडियो में इतना ही।
Until then, stay strong and keep watching DM Fitness.